हाँ जी, लास्ट में डेजर्ट स्टार्ट किया था अपन ने। तो डेजर्ट को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें एक पार्ट कम वर्षा वाले भाग को हमने नाम दिया था एरी डेजर्ट, शुष्क मरुस्थलीय भाग एरी डेजर्ट, जिसको राठी रीजन भी कहा जाता है, जो कि वर्षा की स्केल में कितना था 0 to 25 सेंटीमीटर, और ज्योग्राफिकल एरिया में इसका लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर। एंड डेजर्ट का जो मोस्टली एरिया वो ये है। दूसरा बचा हुआ भाग है वो सेमेरिड, या जिसको नाम दिया जाता है बांगड़ रीजन। तो सेमेरी डेजर्ट या बांगड़ रीजन रेनफॉल स्केल में ये डबल है, इसमें 25 से और 50 सेंटीमीटर। और ज्योग्राफिकल एरिया बचा हुआ भाग यानी 75,000 वर्ग किलोमीटर। फिर एरी डेजर्ट को हमने स्टार्ट किया था, उसमें दो कंडीशन थी, एक तो विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून। विदाउट सैंड ड्यून एरिया क्यों था? क्योंकि यहाँ रॉकी डेजर्ट होता है, यानी पथरीला मरुस्थल होता है, और पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है, जिसका मैक्सिमम एरिया जैसलमेर, जहाँ पे पोखरण, मोहनगढ़ और लोधरवा और फलोदी और बाड़मेर जैसे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। बाकी जो विद सैंड ड्यून है उसका मीनिंग आता है जहाँ विंड्स के द्वारा सॉइल को डिपॉजिट किया जाता है, वहां बनने वाली स्ट्रक्चर को या संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। और ये सैंड ड्यून भी सबसे ज्यादा किस एरिया में है? जैसलमेर में। और ऑल टाइप सैंड ड्यून, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर के अंदर। फिर इसमें स्टार्ट किया था अपन ने टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स को, बालू का स्तूप के प्रकार को। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स में जिस ड्यून्स की फेम सबसे ज्यादा है, सबसे पहले वो स्टार्ट किया था हमने बरखान। तो बरखान ड्यून्स हैं, ये अपने आप में क्रिश्चियन शेप में होते हैं, यानी अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप, जो राजस्थान के किस रीजन में सबसे ज्यादा होते हैं? शेखावाटी रीजन। शेखावाटी में मुख्यतः चूरू के भालेरी विलेज के अंदर, चूरू में एक स्थान आता है भालेरी गांव, उसके बाद में बीकानेर एंड श्री गंगानगर। तो इनके बारे में लिखवा दिया था लास्ट में, विशेषता लिखवाई थी, मोस्ट डायनेमिक ड्यून्स हैं, इस कारण इनका डेजर्टिफिकेशन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है, मरुस्थलीकरण में इनका योगदान सर्वाधिक होता है। फिर जो टाइप्स ऑफ ड्यून्स हैं उसमें नंबर सेकंड पे हेडिंग में लिखिएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। नेक्स्ट में लिखे ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का मीनिंग होता है कि जो विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे या समकोण पे बनते हैं। ऐसा जनरली तब होता है जब विंड्स के या पवन के राइट एंगल पे कोई बैरियर हो, जैसे कोई माउंटेन्स हो या कोई वेजिटेशनल एरिया हो, तो ये हवा जहां पे जाके टकराएगी ड्यून्स उसके राइट एंगल पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरीके से। राइट एंगल या समकोण, इस एंगल पे बनने वाले बालू का स्तूप को हम क्या मानते हैं? अनुप्रस्थ। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून, तो इसमें डेफिनेशन अपन लिखते हैं, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, या पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। व्हेन द ड्यून्स इज फॉर्म्ड एट द राइट एंगल ऑफ विंड्स, जब बालू का स्तूप का निर्माण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, तो उस बालू का स्तूप को ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इसमें ये डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिखिए। इसमें कीवर्ड ये होता है, बरखान में कीवर्ड क्या था? अर्धचंद्राकार, इसमें रहेगा समकोण। तो जो ड्यून्स स्ट्रक्चर है वो विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे होता है, यानी पवन के समकोण पर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स।
डेफिनेशन में लिखिए इसमें, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है, when the soil is deposited when the soil is deposited at the right angle of wind direction is deposited at the right angle of wind direction, then formed structure or sand dunes then formed structure or sand dunes are known as transverse sand dune। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है या पवन की दिशा के समकोण पर होता है, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर किया जाता है या समकोण पर होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इसमें जो कीवर्ड आपने समकोण शब्द लिखा उसको अंडरलाइन कर दीजिए, राइट एंगल। When the soil is deposited at the right angle of wind direction, at the right angle को अंडरलाइन कर दीजिए, right angle of wind direction, then formed structure or sand dunes are known as transverse sand dune। अब ये जो ट्रांसफरस सैंड ड्यून है ये राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं। चूरू के पश्चिम में जो जिला आता है यानी थली प्रदेश का पार्ट जो है, तो चूरू के साथ मैंने कौन सा बताया था, बीकानेर। एक तो बीकानेर, राजस्थान में श्री गंगानगर, देन चूरू। तो इस बार बीकानेर गंगानगर को पहले काउंट करना है, चूरू को बाद में काउंट करना है। तो ट्रांसफरस सैंड ड्यून सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर एंड चूरू। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक इन राजस्थान स्टेट, transverse sand dune are mostly found in Rajasthan state, transverse sand dune are mostly found, राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक, राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक, और आगे रैंक वाइज लिख दो कंटिन्यूस, फर्स्ट बीकानेर, देन श्री गंगानगर, उसके बाद में चूरू। तो बरखान सर्वाधिक शेखावाटी, और शेखावाटी में भी एक मुख्य जिला माने तो चूरू, और अनुप्रस्थ सर्वाधिक बीकानेर। जिसमें एक रेखिक बालू का स्तूप होता है या रेखे बालू का स्तूप भी कहा जाता है इसको, रेखिक या रेखीय बालू का स्तूप। लॉन्गिट्यूडनल, और लीनियर सैंड ड्यून। ये आपको बताया था कि ये जो ड्यून्स होते हैं वो जनरली विंड डायरेक्शन में बनते हैं, पवन की दिशा के समानांतर। क्योंकि जब विंड स्पीड अधिक होती है तो उसमें मिट्टी उसके साथ साथ उड़ती है, और जैसे स्पीड कम होती है तो मोटे पार्टिकल्स हैं वो उसी के डायरेक्शन में जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ड्यून्स देखने में आपको विंड डायरेक्शन के पैरेलल दिखाई देते हैं।
तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है या पैरेलल होता है तो बनने वाले बालू का स्तूप को रेखिक या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इसमें कीवर्ड ये रहेगा समानांतर। जैसे अभी राइट एंगल वाला था, समकोण वाला, तो उसमें शब्द अपन ने वही यूज किया था, समकोण राइट एंगल। जब पवन के दिशा के समकोण पर बालू का स्तूप या मिट्टी का जमा होता है तो उसको ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। तो इन दोनों में से एक शब्द को रट लीजिए कि राइट एंगल वाला है वो किस में काउंट होगा, यानी जिसमें टी पैटर्न बन रहा है वो होगा ट्रांसवर्स, और जिसमें इस तरीके से लाइन बन रही है डायरेक्ट विंड डायरेक्शन में जो बन रहा है इस तरीके से, वो होगा लीनियर या रेखिक बालू का स्तूप। तो इसमें लिखिए डेफिनेशन में, डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिख दीजिए। तो इसमें विंड डायरेक्शन के समानांतर या पैरेलल और इक्वल टू लीनियर सैंडोन। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है, when the soil is deposited to the parallel of wind direction, जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है, या जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर किया जाता है, मीनिंग एक ही, जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है, when the soil is deposited to the parallel of wind direction, when the soil is deposited to the parallel of wind direction, then formed structure or dunes is known as is called longitudinal or linear sand dunes। जो मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है, तो इसमें जो पैरेलल या समानांतर शब्द लिखा है इसको अंडरलाइन कर दीजिए। When the soil is deposited to the parallel of wind direction, then formed structure or dune is known as longitudinal or linear sand dune। और ये वाले बालू का स्तूप राजस्थान में उस जिले में सर्वाधिक है जहां नंबर ऑफ ड्यून्स अधिक है, जहां रेत के टीले सबसे ज्यादा है। कौन सा जिला है? जैसलमेर की ओर अधिक पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं, जहां ड्यून्स ज्यादा है। तो ड्यून्स ज्यादा कहां पर है? सैंड ड्यून जैसलमेर में अधिक। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये बालू का स्तूप यानी रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। These sand dunes are mostly found in Jaisalmer. These sand dunes are mostly found in Jaisalmer. अब जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में जो रिवर बेसिन्स हैं, जैसे लूनी नदी हुई, लूनी में मिलने वाली पश्चिमी एक प्रमुख नदी आती है जवाई नदी। पाली के निकट एक डैम भी है इसी नाम से, जवाई नदी के ऊपर, जवाई बांध, जो वेस्टर्न राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। तो लूनी, जवाई या उत्तरी राजस्थान में घग्गर। तो इनके आसपास बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, जो रिवर बेसिन्स हैं, उनके पैरेलल जो विंड डायरेक्शन के कारण यानी हवा की दिशा के अकॉर्डिंग बनने वाले जो बालू का स्तूप है, मुख्यतः अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप अधिक है। तो ये बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः नदियों के किनारे भी अधिक पाए जाते हैं, यानी रिवर बेसिन या नदी बेसिन के निकट अधिक। जो नदी का जो कवरिंग एरिया होता है, या नदी जिस क्षेत्र को कवर करती है उसके आसपास को एरिया को कहते हैं रिवर बेसिन, यानी जो नदी या कभी नदी के कैचमेंट एरिया का हिस्सा रहा हो।
तो बेसिन होता है जो वाटर पार्ट होता है वो। जैसे कोई जलीय क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेक है तो वो झील या बेसिन है, कोई नदी है तो वो रिवर बेसिन है, तो कोई सागर है तो वो सी बेसिन है, यानी समुद्रीय बेसिन। तो बेसिन जनरली उस एरिया के लिए जो अपने आप में वाटर पोर्शन या लिक्विडिक पार्ट को इंडिकेट करता हो। जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन्स भी हैं, यानी एक निश्चित एरिया जिसके अंदर मुख्यतः पेट्रोलियम का डिपोजिशन है। तो ये मुख्यतः लिक्विडिक जो अपने रिसोर्सेज होते हैं उनमें ज्यादा शब्द यूज करते हैं कि ये बेसिन या ये रीजन। तो नदी के अंदर जनरली सब ज्यादा करते हैं कि गंगा बेसिन, लूनी का बेसिन, चंबल बेसिन। तो अपने मुख्यतः रिवर बेसिन के निकट मिलने वाले बालुका स्तूप कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल सैंडल्स। तो इसी में नेक्स्ट में नोट में लिख दीजिए या विशेषता में लिख दो, नोट या विशेष में एक लाइन लिख दीजिएगा। पश्चिमी राजस्थान में ये बालुका स्तूप, पश्चिमी राजस्थान में ये बालुका स्तूप या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप नदी बेसिन के निकट अधिक पाए जाते हैं, या नदी बेसिन के निकट भी पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये बालुका स्तूप नदी बेसिन के निकट पाए जाते हैं। These sand dunes या longitudinal sand dunes are generally found along river basins in western Rajasthan. Longitudinal sand dunes are generally found along river basins in western Rajasthan. Example Loni, Javai and Ghaggar basin. इसका मीनिंग पश्चिमी राजस्थान की कोई रिवर बेसिन एग्जाम्पल देके और फिर पूछा जाए कि नदी बेसिन के निकट कौन से बालुका स्तूप अधिक है, तो आंसर यही रहेगा। जैसे पहले घग्गर के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, उदाहरण लूनी बेसिन, जवाई बेसिन एवं घग्गर बेसिन। एग्जाम्पल लूनी बेसिन, जवाई बेसिन एवं घग्गर बेसिन। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट 4। पॉइंट 4 में पैराबोलिक बालुका स्तूप। पैराबोलिक यानी परवलयिक बालुका स्तूप। जो विंड डायरेक्शन की डायरेक्शन में भुजाएं और अर्धचंद्राकार प्रकार का बालुका स्तूप है उसको क्या बोला जाता है? बरखान। उसको क्या कहा जाता है? बरखान। कल लिखा था मैंने इसके बारे में। लेकिन विंड डायरेक्शन आपको जिस साइड में दिखाई दे रही है उसी साइड में भुजाएं हों और कर्व उतना ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं हो जितना कि बरखान में हो। तो एक तो ये बरखान के अपोजिट बन रहे हैं, जिस साइड में विंड डायरेक्शन है उधर ही भुजाएं हैं, और इनका जो कर्व यानी जो मोड है ये एक सामान्य फोल्ड यानी सामान्य मोड आता है इसके अंदर। तो देखने में तो लगभग आपको बरखान जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी भुजाएं विंड डायरेक्शन की तरफ बनती। तब इन बालुका स्तूप को नाम क्या दिया जाता है? पैराबोलिक बालुका स्तूप।
अब पैराबोलिक की तुलना, जैसे महिलाओं के सिर में जो बालों में क्लिप लगाई जाती है ना, जो हेयर पिन लगाई जाती है, उस हेयर पिन से भी तुलना की जाती है। बालों की क्लिप या हेयर पिन, तो इनको हेयर पिन जैसे बालों का स्तूप भी कहते हैं। जो बालों में लगाई गई चटपट वाली होती है, टिक टिक, वो वाली। तो इसको एक तो लिखने में अपन ये डेफिनेशन ये लिखते हैं, बरखान के विपरीत। अपोजिट टू बरखान, मीनिंग पैराबोलिक, एंड हेयरपिन शेप सैंड ड्यून आर नोन एज पैराबोलिक। तो डेफिनेशन या तो उस टर्म्स के अकॉर्डिंग आती है कि हेयरपिन जैसे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, पैराबोलिक, या बरखान के विपरीत बनने वाले बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है, पैराबोलिक। तो बरखान के विपरीत या बालों की क्लिप या हेयर पिन जैसे बालू का स्तूपों को पैराबोलिक कहा जाता है। इनकी विशेषता ये होती है कि राजस्थान के मोस्टली डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में ये होते हैं। राजस्थान के अरावली के पश्चिम में, जैसे एक सिरोही को हम छोड़ दें, तो सिरोही के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब किस में काउंट होते हैं, डेजर्ट। तो डेजर्ट के जितने भी जिले हैं, 12 जिले, उन सब जिलों के अंदर ये बालू का स्तूप पाया जाता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो सब जिलों में इसका मीनिंग राजस्थान का कॉमन ड्यून है, सामान्य सैंड ड्यून है। और जो कॉमन ड्यून्स होते हैं उनका एरिया राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। इसका मीनिंग वो राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाले बालू का स्तूप है। इसका मीनिंग वो हर जिले में है, तो इसका मीनिंग राष्ट्र में उसकी जो टोटल काउंटिंग होती है वो अन्य बालू के स्तूप से ज्यादा होती है। तो एक तो होता है ज्यादा डायनेमिक, को जो गतिशील ज्यादा, वो होता है बरखान। और एक जो अधिक जगह मिले वो कौन होता है, पैराबोलिक। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, पैराबोलिक। और मोस्ट डायनेमिक किसको कहा जाता है, बरखान। बरखान सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि वो डेजर्टिफिकेशन को ज्यादा बढ़ाता है। जबकि राजस्थान के अधिकांश जिलों में मिलने वाला बालू का स्तूप कौन सा होता है, पैराबोलिक। या राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप, क्योंकि जो अधिकांश जिलों में है, इसका मीनिंग वो मैक्सिमम है। तो इसमें डायग्राम दोनों ही बनाने हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये बरखान है। और विंड डायरेक्शन के जैसे ही अपोजिट आ जाए, सामने आ जाए, तो इसका मीनिंग इसको क्या बोलेंगे, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में एक तो बरखान के विपरीत यानी अपोजिट टू बरखान, अपोजिट टू बरखान। और एक उसके साइड में एक डायग्राम और बना देना, और हेयर पिन, जैसे हेयर पिन की तरह दिखाई देते हैं। हेयर पिन यानी बालों की क्लिप। दोनों ड्यून्स में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही मोस्टली विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पर है। दोनों ही लगभग पवन की दिशा के समकोण पे मिट्टी ज्यादा जमा करते हैं। बरखान पे आप देखोगे तो बरखान में जब मिट्टी का जमाव है मोस्टली राइट एंगल पे है। पैराबोलिक में देखोगे, पैराबोलिक में भी मोस्टली मिट्टी का जमाव कहाँ पर है, राइट एंगल। तो ये राइट एंगल जो ड्यून्स होते हैं उन्हीं की कैटेगरीज होती हैं। बाकी राइट एंगल अपने आप में अलग होता है। राइट एंगल वाले को हम नाम क्या देते हैं अलग से, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या ट्रांसवर्स। बरखान, बरखान के जस्ट नीचे और अगर ये लिख दो अपोजिट टू बरखान, यानी बरखान के विपरीत होता है, या हेयर पिन जैसा। इसमें लिखे वे बालू का स्तूप जो बरखान के विपरीत, जो बरखान के विपरीत या हेयर पिन जैसे बालू का स्तूप होता है। या हेयर पिन जैसे बालू का स्तूप होते हैं।
उन्हें पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप कहा जाता है। Those sand dunes which are formed opposite to Barkhan, those sand dunes which are formed opposite to Barkhan or hairpin shape, are known as या are called पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। वे बालू का स्तूप जो बरखान के विपरीत या हेयरपिन जैसे बालू का स्तूप होते हैं या हेयरपिन की आकृति में बनते हैं। Those sand dunes which are formed opposite to Barkhan or hairpin shape are known as या are called parabolic sand dune। अब किसी इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में इनकी काउंटिंग नहीं लिखी जाती। जैसे हम लिख रहे होते हैं बरखान सबसे ज्यादा शेखावाटी में, तो इनमें ऐसा नहीं लिखा जाता। बाकी लिखना चाहो तो राजस्थान के जो बड़े जिले होते हैं उसमें लिख सकते हो, सामान्यतः इन जिलों में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते मोस्टली फाउंड। तो जनरली फाउंड जैसा सब लिखा जा सकता है। जैसे जोधपुर है तो जोधपुर में सामान्यतः अपने सारे बालू का स्तूप होते हैं, लेकिन कोई भी एक बालू का स्तूप मैक्सिमम यहाँ नहीं होता। जैसे पैराबोलिक की बात हो जाए तो पैराबोलिक है वो जनरली उन जिलों में अधिक मिलेगा जो बड़े जिले हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसे बरखान की बात हो तो सबसे ज्यादा शेखावाटी में। जैसे राइट एंगल या समकोण वाली बालू का टिलियम बीकानेर में अधिक है। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है वो जैसलमेर में अधिक है। तो इनमें ऐसा कोई इंडिविजुअल जिला नहीं लिखा जाता कि ये इस जिले में सबसे ज्यादा है। बाकी लिखना चाहो तो सामान्यतः चार बड़े जिलों में से दो तीन के नाम लिख दो, लेकिन उनमें सीक्वेंस नहीं लिखना है, रैंडमली लिख सकते हो। वहां सर्वाधिक की बजाय लिखना होता है सामान्यतः इन जिलों में पाए जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा पैराबोलिक बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जोधपुर में पाए जाते हैं। पैराबोलिक सैंड ड्यून्स आर जनरली फाउंड। तो इसमें जो लिखा ना जनरली फाउंड या सामान्यतः है, उस शब्द को अंडरलाइन कर देना। मुख्यतः लिख दिया तब गलत है। फिर मुख्यतः का मीनिंग आपने रैंक बता दी जिलों की, तो इनमें रैंक नहीं बताई जाती है, जनरली फाउंड होते हैं। तो अब आपकी इच्छा है, इसमें चाहे जैसलमेर पहले लिखो चाहे बाड़मेर पहले लिखो। यानी सामान्यतः जो बड़े जिले होते हैं उनके आसपास ये, बाकी ये सारे मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। इस कारण ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाले बालू का स्तूप भी है। These sand dunes are generally found in जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। ये बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जोधपुर में पाए जाते हैं। तो बड़े जिलों के नाम लिख दीजिए, दो या तीन जिलों के नाम लिख दो, जरूरी नहीं चारों बड़े जिले लिखो आप, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो नोट या विशेषता में लिखिएगा, या तो करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता लिख दो या नोट डाल दीजिए, एक पॉइंट आएगा इसमें। राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक पाया जाता है। इन राजस्थान स्टेट पैराबोलिक सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड। राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक पाया जाता है। इन राजस्थान स्टेट पैराबोलिक सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड क्योंकि क्योंकि यह राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत है। क्योंकि यह राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत है, फैला हुआ है। बिकॉज these sand dune या parabolic sand dunes are extent in all desert districts of Rajasthan. Because parabolic sand dune are extent in all desert districts of Rajasthan. क्योंकि यह राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत है। मरुस्थलीय जिले ही लिखा है ना, सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत।
तो अब एक एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक है। राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक है। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि ये बालू का स्तूप यानी पैराबोलिक, ये बालू का स्तूप राजस्थान के सभी जिलों में विस्तृत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला सही है या गलत? सही है, यही लिखा है हमने अभी कि राजस्थान में बालू का स्तूप सर्वाधिक है। यहाँ पे भी ये लिखा ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक। दूसरा स्टेटमेंट कि ये बालू का स्तूप राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत। कि राजस्थान के सभी जिलों में क्यों मिलेगा जब राजस्थान के पूर्व में डेजर्ट ही नहीं है? तो क्यों झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या हाड़ौती की तरफ ये नहीं मिलेगा? तो इसका मीनिंग है मरुस्थल के सभी जिलों में मिलता है। मरुस्थल यानी जो जिले हम कितने मानते हैं, 12। तो हमने जो लिखा है वो राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिले लिखा है। तो उस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिएगा कि दिस सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सभी मरुस्थलीय जिले, ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो कई बार जल्दबाजी में हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सर्वाधिक है और नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राजस्थान के सभी जिलों में है, तो अपने को लगता है हाँ सभी जिलों में है। तो सभी जिलों में नहीं है, सभी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में है। और सभी मरुस्थलीय जिलों में होने के कारण इसका एरिया क्या है, ज्यादा। इस कारण लिखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। जबकि सबसे ज्यादा गतिशील किसको माना गया है? बरखान को माना है। तो मोस्ट डायनेमिक बरखान होता है। और सबसे ज्यादा मिलने वाला पैराबोलिक होता है। टाइप्स में नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिर्फ सैंड। जो सिर्फ बालू के स्तूप हैं ये कौन से होते हैं? जैसे बरखान है, बरखान में कुछ चेंजेस होने के बाद ये बनते हैं। जैसे विंड डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, तो विंड डायरेक्शन चेंज होने के बाद बरखान की जो एक भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। और ये एक भुजा वाला जो बरखान होता है ये सिर्फ कहलाता है। तो ये सिंह जैसे आकृति दिखने लग जाती है। तो इसका मीनिंग होता है कि बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाए, तो एक चेंज तो ये होता है चेंज इन विंड डायरेक्शन, देन वन आर्म ऑफ बरखान गेट एक्सटेंड। तो तब बरखान की एक भुजा आगे की ओर विस्तार कर लेती है। तो इसका मीनिंग है कि एक भुजा वाला जो बरखान होता है उसको क्या कहा जाता है, सिर्फ। तो ये तो इजी लैंग्वेज में कि एक भुजा वाला बरखान। बाकी बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, पहला चेंज ये, तो बाद में उसकी एक भुजा आगे की ओर फैलती है, बढ़ जाती है, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ। तो पहले ये चेंज होगा और उसके बाद में ये चेंज होगा कि उसकी केवल एक भुजा आगे की ओर बढ़ेगी जो लगभग विंड डायरेक्शन के पैरेलल होती है। जैसे ये वाली भुजा है वो विंड डायरेक्शन के पैरेलल मिट्टी का जमाव ज्यादा हो रहा है इसमें। जबकि बरखान में क्या होता है, विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे मिट्टी का जमाव ज्यादा होता है, विंड डायरेक्शन की और मिट्टी कम जाती है इसमें। तो इसमें भी एक साइड में आप बरखान बना लीजिए और बरखान में आगे चेंज क्या दिखाई दे रहे हैं, एक तो विंड डायरेक्शन और एक उसकी भुजा आगे की तरफ एक ही जा रही है केवल। दूसरी भुजा का डेवलपमेंट या विकास कम होता है। तो एक तरफ तो वही लिख दो बरखान, ताकि उसमें अंतर कर पाओ कि बरखान ये है इस साइड वाला। डेफिनेशन लिखिए इसमें।
बरखान के निर्माण के दौरान बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो निर्मित बालू का स्तूप, पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। When the change in the direction of winds, when the change in the direction of winds during formation of बरखान, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, when the change in the direction of winds during formation of बरखान, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है जिसे सिफ कहा जाता है। When the change in the direction of winds during formation of बरखान, then one arm of बरखान gets extend, तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है जिसे सिफ कहा जाता है। Then one arm of बरखान gets extend, then formed structure or dunes are known as सिफ। इसमें भी ऐसा कोई मुख्य जिला लिखा नहीं जाता है, जैसा ही जनरली हम ड्यून्स में लिखते हैं, किसी में शेखावाटी, किसी में बीकानेर, किसी में जैसलमेर, जैसे पैराबोलिक राजस्थान के सभी जिलों में। तो ऐसा यूनिक कोई डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं लिखना होता, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि ये अपना जो पैरेलल जो सैंड ड्यून्स होते हैं, पैरेलल वाले कौन से होते हैं, रेखिक बालू का स्तूप, हवा की दिशा के समानांतर जो बनते हैं, ये उसी कैटेगरी का ड्यून्स होता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो विंड जो सोइल है वो बरखान की एक भुजा की तरफ है, वो मिट्टी का जमाव अधिक करती है जो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनती है। तो इसमें मिट्टी का जमाव मोस्टली विंड डायरेक्शन के पैरेलल ज्यादा होता है। तो पैरेलल वाले ड्यून्स को हम किस कैटेगरी में मानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो अभी तक हमने जो 5 ड्यून्स पढ़े हैं इनकी 2 फैमिलीज होती हैं, एक तो राइट एंगल ड्यून्स फैमिली, एक होती है पैरेलल सैंड ड्यून्स फैमिली। तो जो परफेक्ट राइट एंगल है वो तो क्या नाम है, जो बिल्कुल समकोण पर है उसको तो हम नाम क्या देते हैं, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, और जो बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में है उसको नाम देते हैं अनुदैर्ध्य। लेकिन ये पूछें कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या लॉन्गिट्यूडनल की तरह कौन होता है, तब आंसर होता है सिफ। जैसे राइट एंगल समकोण की तरह कौन सा, तो समकोण की तरह एक तो खुद होगा ट्रांसवर्स, और उसकी तरह और कौन होता है, बरखान होता है और पैराबोलिक होता है। तो इसका मीनिंग है कि जो राइट एंगल ड्यून्स है उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका फेस है वो आपके पेरेंटल फेस से मैच करता हुआ होता है, या तो आपके फादर पे या आपकी मदर के ऊपर। और जैसे ही आप गांव से जाते हो तो कई लोग पहचान जाते हैं आप उसके बच्चे हो ना, ये आपके मदर या फादर का नाम लेते हैं। आप घर जाके पूछते हो भाई उनको कैसे पता, तो घर वाले कहते हैं भाई तेरे को नहीं लगता, बाकी तेरा फेस है तेरे पापा में मम्मी में, घर वाले बताते हैं ना कई बार कि फेस मदर में या फादर पे जाता है, तो इसलिए वो झलक आती है, इसका हम पहचान जाते हैं। तो आप
अपने आप में अपने फादर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनकी तरह हो। तो सेम ट्रांसफरस अपने आप में ट्रांसफरस ही होता है, लेकिन उसकी तरह कौन होते हैं? तो उसकी तरह होते हैं बरखान और पैराबोलिक। तो इसका मीनिंग, जब ड्यून्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट एंगल और पैरेलल ड्यून्स, तब ये अभी तक जो पांच पढ़े हैं उसकी दो फैमिलीज हो जाएंगी फिर, एक राइट एंगल ड्यून्स की और एक पैरेलल ड्यून्स की। तो ये पांचों स्टार्टिंग वाले कंप्लीट होने के बाद में नोट या विशेष लिख के ड्यून्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। एक तरफ समकोण वाले बालू का स्तूप, राइट एंगल सैंड ड्यून्स, और एक तरफ समानांतर बालू का स्तूप। तो जो राइट एंगल या समकोण है उसका बेस्ट एग्जांपल तो जो खुद है वही लिखना है सबसे पहले, तो ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। फिर इसकी तरह जो होते हैं वो लिखने, जैसे बरखान, जिसमें ज्यादातर सॉइल विंड डायरेक्शन ये पैरेलल ही होती है, सॉरी राइट एंगल पे होती है। एक होता है पैराबोलिक, इसमें मोस्टली मिट्टी होती है विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे होती है। बाकी भुजाएं पवन की दिशा के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। समानांतर है तो समानांतर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो तो है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। या जिसको हम रेखिक बालू का स्तूप भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर सैंड। एक इसकी तरह जो होता है वो होता है सिर्फ सैंड। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, जैसे ट्रांसफरस, बरखान, पैराबोलिक, और इनके बीच में उधर से एक लिख दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा राइट एंगल पे कौन सा नहीं है। तो इन तीन के बाद में जो भी ऑप्शन दिया जाएगा वो राइट एंगल में काउंट नहीं होता है। जैसे इनमें से ये पूछा हुआ है कि सिर्फ किस प्रकार के बालू का स्तूप में काउंट होता है, तो ये किस प्रकार की कैटेगरी में काउंट होता है? पैरेलल ड्यून्स के अंदर। या ये पूछ सकते हैं कि समानांतर में, अब तीन चार ऑप्शन देके पूछने लग गए हैं आजकल। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ही तीन चार ड्यून्स लिख देंगे, जैसे दो इधर से लिख दिए, दो उस साइड से लिख दिए, फिर पूछेंगे राइट एंगल वाले कौन से हैं। तो उन चार ऑप्शन में राइट एंगल वाले जो होते हैं वो निकालने होते हैं, एक तो आपको ये, या फिर जो पैरेलल बनने वाले ड्यून्स हैं उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो या तो लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर, या फिर रहेगा सिर्फ सैंड ड्यून्स। तो अभी तक जो पांच अपन ने पढ़े हैं उसकी दो फैमिलीज हैं, एक तो राइट एंगल फैमिली वाले और एक दूसरे पैरेलल सैंड ड्यून्स वाले। नेक्स्ट अगला टाइप लिखेगा, पॉइंट नंबर 6। तो ये तो पांच के बाद में हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब पांच के बाद में जो अगले जो बचे हुए बालू का स्तूप हैं उसमें नेक्स्ट है तारानुमा बालू का स्तूप, स्टार टाइप सैंड ड्यून।
जिन साइड में स्टार टाइप सैंड ड्यून बनते हैं वो साइड मोस्ट, जो विंड डायरेक्शन है वहाँ मोस्ट डायनेमिक होती है, हवाएं बार बार चेंज होती हैं। तो विंड्स के चेंज होने के कारण मिट्टी बार बार अलग अलग डायरेक्शन के साथ आती है हवाओं में, और मिट्टी जब अलग अलग डायरेक्शन से आएगी तो उसका जमाव भी अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से होता है। तो जो मिट्टी होती है उसमें जो ड्यून्स बनते हैं वो इसमें अलग अलग भुजा वाले इस तरीके से बनते हैं ड्यून्स। जैसे मिट्टी का जमाव कभी इधर से हवा आ रही है तो जमाव इस भुजा का, फिर कभी विंड डायरेक्शन तो इसमें ये भुजाएं बनती हैं, इस साइड में डायरेक्शन है तो ये भुजाएं, और इस साइड में है तो इसका इन भुजाओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये ड्यून्स बनते रहते हैं। लेकिन इसमें भुजाएं कम से कम आपकी दो से अधिक होनी चाहिए। दो से अधिक का मीनिंग कम से कम तीन, तीन या अधिक, 3 and more than 3, तब जाके उसको स्टार टाइप सैंड ड्यून कहेंगे। जैसे इस प्रकार का बालू का स्तूप है ये वाला, इसको स्टार टाइप में काउंट करेंगे अपन, क्योंकि इनमें 3 भुजाएं हैं। जैसे बरखान है तो बरखान में कितनी भुजाएं हैं? 2 हैं, एक और एक, 2। लेकिन ये स्टार टाइप में काउंट नहीं होगा। अब इसमें एक भुजा और डेवलप हो जाए जैसे ये, तो फिर ये स्टार टाइप में काउंट होगा। तो स्टार टाइप में जरूरी नहीं होता कि फिक्स आपका स्टार शेप में ही हो, तभी उसको स्टार टाइप कहेंगे। अगर आकृति में आपके इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं इस तरीके से, ये भी स्टार टाइप में ही काउंट होगा। तो इसका मीनिंग कंडीशन है 3 या उससे ज्यादा भुजाएं होनी चाहिए, और इनका निर्माण मुख्यतः डायनेमिक विंड से होता है। जैसे कई बार अपन मकर संक्रांति को पतंग उड़ाने के लिए चढ़ते हैं ना छत पे, तो कभी सुबह हवा होती है तो अलग डायरेक्शन में पतंग उड़ा रहे होते हैं, और शाम को दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में पतंग उड़ा रहे होते हैं। तो हवाओं की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है बार बार। तो जिन एरिया में विंड डायरेक्शन बार बार चेंज होती है उन एरिया में जनरली ये अधिक पाए जाते हैं। जैसे जैसलमेर की ओर, श्री गंगानगर में एक जगह आती है सूरतगढ़ उस ओर, बीकानेर, बीकानेर में पुगल वाला जो एरिया होता है उसके आसपास। तो राजस्थान में स्टार टाइप सैंड ड्यून मैक्सिमम जैसलमेर है। फिर बीकानेर में एक जगह है सूरतगढ़, तो ये सूरतगढ़ वाले एरिया के आसपास अधिक है। एक पार्ट अलग भी हुआ था ना श्री गंगानगर अनूपगढ़। तो मुख्यतः सूरतगढ़ जो अपने इसमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में जहाँ कोयले से सबसे बड़ा प्लांट बना हुआ है, यानी जहाँ एनर्जी राजस्थान में जो इलेक्ट्रिसिटी है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस्ड होती है वो होती है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट श्री गंगानगर, और एक अपने बीकानेर पुगल वाले एरिया में। तो इसमें हेडिंग डाल के फिर ये वाला डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिखिए। तो स्टार में कम से कम 3 भुजाएं, बाकी आपकी इच्छा हो जितनी बनाओ। इन बरखान बना के चाहे उसके एक भुजा बना दो तो भी वो तारानुमा है। मिनिमम 3 भुजाओं को आना जरूरी है, मैक्सिमम की कोई बाउंडेशन नहीं है। डेफिनेशन लिखिए इसमें। इसमें लिखिए वे बालू का स्तूप जो अनियमित हवाओं से निर्मित होते हैं। These sand, these sand dunes are those sand dunes. Those sand dunes which are formed by irregular winds और डायनेमिक विंड्स। इरेगुलर विंड्स कहा जाता है जो रेगुलर एक डायरेक्शन से नहीं होके बार बार चेंज होती है, वो इरेगुलर डायरेक्शन या
डायनेमिक विंड्स होती हैं, बार बार जो चेंज हो रही होती है। जैसे इसमें अपने विंड डायरेक्शन बार बार अलग अलग लिखे हैं। तो दो सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स और डायनेमिक विंड्स, वे बालू का स्तूप जो अनियमित हवाओं से निर्मित होते हैं, उन्हें तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। दो सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स और डायनेमिक विंड्स are known as या are called star type sand dunes. इसी में डेफिनेशन के नेक्स्ट लाइन में लिखे, These dunes have 3 and more than 3 arms. इन बालू का स्तूप में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। These dunes have 3 and more than 3 arms. इन बालू का स्तूप में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, यानी कम से कम 3 होना जरूरी है। These dunes have 3 and more than 3 arms. इन बालू का स्तूप में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो डायनेमिक विंड्स होती है और भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। तो ये दोनों कंडीशन आ जाए कि अनियमित हवाओं से बने हुए या 3 या अधिक भुजाओं से बने हुए बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? स्टार टाइप सैंड ड्यून। और राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो एक तो सबसे बड़े जिले में अधिक मिलेंगे जैसलमेर। फिर दूसरा जो प्रमुख एरिया माना जाता है इसमें, गंगानगर से भी पहले स्थान का नाम आता है इसमें, सूरतगढ़। सूरतगढ़ श्री गंगानगर। फिर तीसरा प्रमुख डिस्ट्रिक्ट इसमें माना जाता है बीकानेर। तो इसमें जैसलमेर एग्जाम में कई बार ऑप्शन में नहीं होता, फर्स्ट नहीं है तो आंसर फिर किसको मानेंगे? सूरतगढ़ श्री गंगानगर एरिया को। फिर पाए जाते हैं बीकानेर, तो इन क्षेत्रों में जनरली अधिक होते हैं। तो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, राजस्थान में तारानुमा बालू का स्तूप सर्वाधिक इन राजस्थान स्टेट स्टार टाइप सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड, और आगे डेस करके लिख दो कंटिन्यूस, फर्स्ट जैसलमेर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर बीकानेर। राजस्थान में तारानुमा बालू का स्तूप सर्वाधिक, ये जो लिखे हैं सर्वाधिक, जो लाइन लिखी आपने इसको इंपोर्टेंट कर देना, ये एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया है। या तो पहले जो पूछने का ट्रेंड था वो बरखान को ज्यादा था, या तो बरखान एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, फिर या एरिया वाइज ये अधिक पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में। जैसे जैसलमेर ऑप्शन नहीं आता एग्जाम में तो आंसर किसको मानते हैं? सूरतगढ़। बाकी जैसलमेर अगर ऑप्शन में है तो प्रायोरिटी में जैसलमेर ही आंसर होगा। जैसे एक बार एग्जाम में जैसलमेर आ गया था, लेकिन पहले एग्जाम में क्या पूछा हुआ था इसमें, जिसमें जैसलमेर नहीं था उसमें आंसर पहले क्या माना हुआ था? सूरतगढ़। फिर नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर ने सोचा जैसलमेर नहीं होगा, शायद सूरतगढ़ ही होगा, तो एक एग्जामिनर ने इसमें जैसलमेर भी दे दिया और उत्तर किसको माना, लेकिन बाद में सेकंड की में डिलीट हो गया, क्योंकि इनका जो ऑथेंटिक बुक्स है उसमें सीक्वेंस ये दिया हुआ है कि दिस सैंड ड्यून आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, देन सूरतगढ़, देन बीकानेर। तो रैंक वाइज ये इस तरीके से। तो जैसलमेर अगर ऑप्शन है तो आंसर वही रहेगा, वो नहीं है तो फिर सूरतगढ़ श्री गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट लिखे श्रब का पीस। श्रब का मीनिंग क्या होता है? श्रब यानी झाड़ी। जैसे अपने जो डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें जहाँ स्मॉल श्रब या बुशेज होती हैं, छोटी जो झाड़ियां पाई जाती हैं, इन झाड़ियों के निकट झाड़ियों की हाइट में मिट्टी का जमाव होता है। जैसे झाड़ी है,
तो इसके निकट इसकी हाइट में मिट्टी का जमाव। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति होती है वो अपने आप में जीरोफाइट वेजिटेशन होती है। जीरोफाइट यानी मरुद्भिद वनस्पति। उस एरिया में टेम्परेचर तो अधिक होता है लेकिन रेनफॉल कम होती है। और जहाँ पे वर्षा भी अधिक हो और तापमान भी उच्च हो वहाँ प्लांट काफी हाइट पे होते हैं। और मुख्यतः उष्ण सदाबहार वन होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे इक्वेटर लाइन के नजदीक, भारत के वेस्टर्न घाट में, भारत के अंडमान निकोबार में। लेकिन जिन क्षेत्रों में तापमान तो अधिक हो लेकिन वर्षा बहुत कम हो वहां पाई जाती है जीरोफाइट वेजिटेशन, यानी मरुद्भिद पादप। और मरुद्भिद पादपों में होती हैं छोटी कंटीली झाड़ियां, कैक्टस प्लांट यानी नागफनी, आकड़े, नाम सुना होगा आक राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट एरिया में खीप, लोकल लैंग्वेज में जो स्थानीय भाषा में। तो इस प्रकार के जो छोटे प्लांट होते हैं वो हाइट वाले नहीं होते, ये जमीन से होते हैं लगभग 3 या 4 फीट मैक्सिमम। तो ये बहुत ज्यादा हाइट के अकॉर्डिंग अपने पास मिट्टी को नहीं रोक पाते। तो इनकी जैसी हाइट होती है मिट्टी का जमाव वैसे ही होता है। तो इनकी हाइट कम है तो बनने वाले बालू का स्तूप की हाइट भी कम होगी। तो इसके नजदीक बनने वाले जो ड्यून्स होते हैं वो अपने आप में छोटे बालू का स्तूप होते हैं, स्मॉल ड्यून्स होते हैं। तो मरुस्थल में झाड़ियों के निकट बनने वाले बालू का स्तूप को या छोटे बालू का स्तूप को श्रब का पीस कहा जाता है, नहीं झाड़ी वाला रेत का टीला। लेकिन हिंदी में अजीब लगता है कि झाड़ी वाला रेत का टीला, कि झाड़ी के पास बनने वाला झाड़ी वाला रेत का टीला कहलाता है। तो हम उसको इंग्लिश में शब्द क्या यूज कर लेते हैं, श्रब। यही हिंदी में यूज करते हैं, हालांकि हिंदी की बुक्स में लिखते टाइम गड़बड़ कर रखी है। ज्यादातर बुक्स में क्या लिख रखा है, सब्र लिख रखा है। तो सब्र का पीस नहीं है, श्रब, श्रब का पीस। तो इसमें डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिखेगा। ये जो इसमें जो छोटे झाड़ियां हैं उसके नजदीक दिखने वाले छोटे बालू के स्तूप हैं। तो ज्योग्राफिकल एरिया डेजर्ट है, क्योंकि पढ़ी हम किस पार्ट को रहे हैं, डेजर्ट को। तो मरुस्थलीय एरिया में जहाँ झाड़ियां होती हैं उन झाड़ियों के निकट होते हैं स्मॉल ड्यून्स। डेफिनेशन में लिखना, मरुस्थल में झाड़ियों के निकट बनने वाले छोटे बालू का स्तूप को श्रब का पीस कहा जाता है। मरुस्थल में झाड़ियों के निकट बनने वाले छोटे बालू का स्तूप को। इसमें लिखे स्मॉल सैंड ड्यून्स विच आर फाउंड। Small sand dunes which are formed along shrub or bushes in desert region are called shrub cappies. Shrub cappies sand dunes। तो इसमें एक तो ये ध्यान रखना है श्रब के निकट या झाड़ियों के निकट बनते हैं। और एक किस प्रकार के होते हैं, तो आकार में छोटे होते हैं। जिस हाइट में झाड़ी होती है उसी हाइट में वो अपने आसपास मिट्टी को रोक पाती है। तो मरुस्थल में झाड़ियों के निकट बनने वाले छोटे बालू का स्तूप को श्रब का पीस कहा जाता है।
तो स्मॉल सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड अलोंग श्रब और बुशेज इन डेजर्ट रीजन आर नोन एज या आर कॉल्ड श्रब का पीस। और ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां अपने डेजर्ट एरिया में झाड़ियां, जिन क्षेत्रों में या जीरो फाइट वेजिटेशन अधिक है, जैसे फॉर एग्जांपल बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इनमें भी कोई मुख्यतः जिला नहीं लिखा जाता कि मेन डिस्ट्रिक्ट ये है उसके बाद ये है। तो दी सैंड ड्यून या श्रब का पीस सैंड ड्यून आर जनरली फाउंड इन जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। के सामान्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अब मिलने को चूरू के निकट भी मिलते हैं, वहां पे भी छोटी झाड़ियां मिलती हैं आपको। तो ये सामान्यतः इन जिलों में पाए जाते हैं, तो मुख्यतः नहीं लिखना है कोई। और रैंक आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो चाहे, क्योंकि आप जनरली फाउंड लिख रहे हो तो फिर बाद में जरूरी नहीं है जैसलमेर पहले लिखो, बाड़मेर पहले लिख दो चाहे, लेकिन मुख्यतः लिखा है तो बाद में मेन जिला पहले लिखना होता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, सरब का पीस सैंड ड्यून्स आर जनरली फाउंड इन जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर। सरब का पीस बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर में पाए जाते हैं, सामान्यतः इन जिलों में होते हैं। अब इसमें इन बालूका स्तूप के लिए एक टर्म्स और भी यूज होती है, वो चाहे ऊपर ओब्लिक करके इसमें ऊपर लिख दो, चाहे नेब खा, या लास्ट में नोट में लिख दो कि इन बालूका स्तूप को नेब खा भी कहा जाता है। नेब खा का मीनिंग कई जगह ये लिखा हुआ रहता है कि जो झाड़ी है उसके पीछे बनने वाला बालूका स्तूप। तो अपने को क्या पता चलेगा पीछे कौन सा है? भाई आप इस साइड से आ रहे हो तो पीछे ये हो गया। अब ड्यून्स इस साइड में बना हुआ है तो आप आपकी फेस इस डायरेक्शन में झाड़ी की तरफ, तो आपके लिए पीछे वाला ये हो गया। तो मीनिंग है कि झाड़ियों के सराउंडिंग पार्ट या चारों तरफ जो बनने वाले बालू का स्तूप है, अब जिस साइड में आप देख रहे हो तो उसके अपोजिट फेस पे भी ड्यून्स होता है, तो वो भी वही होता है, सरब का पीस ही होता है, वो भी छोटा बालू का स्तूप। तो जनरली कई बार इन्हीं को सरब का पीस को ही क्या कह दिया जाता है, नेब का। बाकी जनरली टर्म्स इसमें कि झाड़ियों के पीछे, तो चाहे झाड़ियों के पीछे हो चाहे निकट हो, तो झाड़ियों के पीछे कौन, नेब खा। आवश्यकता पड़ने में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नेब खा होगा। तो इसमें नोट में लिखिएगा, इन बालू का स्तूप को नेब खा भी कहा जाता है। These sand dunes are also known as Nebkha. These sand dunes are also known as Nebkha. इन बालू का स्तूप को नेबखा भी कहा जाता है। इन बालू का स्तूप को नेबखा भी कहा जाता है। तो या तो सिंपल पूछे नेबखा कौन से ड्यून्स होते हैं, तो नेबखा होते हैं झाड़ी वाले रेत के टीले, यानी श्रब का पीस। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप कौन सा, 8 है क्या, पॉइंट नंबर 8, या रोमन में चल रहा है तो इस तरीके से लिख दो, सीक्वेंस जैसे भी आप लिख रहे हो। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क सैंड ड्यून्स का मीनिंग होता है जैसे अपने बालू का स्तूप है, ये बरखान के निकट जैसे पैरेलल ड्यून्स हैं, उसके बाद में उसके निकट दूसरा है, या बहुत सारे बरखाने एक साथ, इस तरीके से। तो बालू का स्तूप जो होते हैं इस तरीके से आपस में कनेक्ट जो होते हैं, इनको कहा जाता है नेटवर्क सैंड ड्यून। तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक सिर्फ टर्म्स होता है, एक मीनिंग होता है, ड्यून्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्योग्राफी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चलती है, और मेरे को ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो ये मानते हैं कि जो बालू के स्तूप आपस में कनेक्ट हो तो उनको क्या कहा जाता है, नेटवर्क सैंड ड्यून।
जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो सेल फोन या मोबाइल होता है, उसके एक कॉर्नर के ऊपर तो बैटरी जो रात को आपने छोड़ी होती है उतनी बची होती है इसमें, और एक साइड में इसमें नेटवर्क के साइन होते हैं। अब जैसे कई बार आप कॉलिंग पे हो, फोन लगा रखा है और अचानक ये हिस्सा गायब हो जाए, तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सामने से फोन आएगा कि काटा क्यों। तो फिर बाद में मासूमियत से अपन जवाब देंगे कि नेटवर्क में नहीं था। तो नेटवर्क का मीनिंग होता है कनेक्टिविटी। तो जब ड्यून्स आपस में कनेक्टिविटी में नहीं रहे, यानी एक ड्यून्स यहाँ है, एक 5-10 किलोमीटर दूर मिल रहा है, तो इसका मीनिंग वो नेटवर्क सैंड ड्यून्स नहीं है। लेकिन जब आपस में ये जुड़े हुए हों, एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो इनको कहा जाता है कनेक्टिंग जो ड्यून्स होते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए रेत के टीलों को क्या बोलेंगे? नेटवर्क। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, सॉरी, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो स्कूलिंग टाइम पीरियड में बहुत अच्छे मित्र होते हैं, फिर बाद में आपकी सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज हो जाती है, जैसे 11th या 12th के अंदर फिर आपके सब्जेक्ट अलग होते हैं, या 11th 12th में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, हो सकता है कॉलेज में आके आप चेंज कर लो, तो बाद में उनका जो सब्जेक्ट अलग, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट में हो, तो आपके जो कांटेक्ट में है इसका मीनिंग कनेक्टिविटी में, इसका मीनिंग वो आपके नेटवर्क में है। तो नेटवर्क का मीनिंग होता है जब ड्यून्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो। अब उसमें टाइप्स कोई भी हो सकता है एक ही टाइप के कई ड्यून्स आपस में जुड़े हों, हो सकता है अलग अलग टाइप के ड्यून्स आपस में जुड़े हुए हों। तो इसमें कोई स्ट्रक्चर वगैरह स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें कॉन्सेप्ट ही होता है सिर्फ कि एक दूसरे से जुड़े हुए या आपस में जुड़े हुए रेत के टीलों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये नेटवर्क उस साइड में जाता होता है जहां नंबर ऑफ ड्यून्स ज्यादा होते हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो इसमें डेफिनेशन लिखिएगा, आकृति कुछ नहीं बनानी है। आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूपों को या एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप, दोनों का मीनिंग एक ही। आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूपों को या एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स, कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। These sand dunes are generally found in जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। ये बालू का स्तूप सामान्यतः है। These sand dunes are generally found in जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। सामान्यतः ये बालू का स्तूप जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जोधपुर में पाए जाते हैं, या जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। तो ये जिले हैं जिनमें ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी वहीं पे ज्यादा होगी जहां पे ड्यून्स अधिक होंगे, जैसे कि जैसलमेर। अब टाइप्स में प्रकार में एक लास्ट लिखेगा, बैरियर सैंड ड्यून्स। अवरोधी बालू का स्तूप। नेक्स्ट है बैरियर सैंड ड्यून्स, अवरोधी बालू का स्तूप। अजमेर पुष्कर का नाम सुना है? अरावली रीजन में आता है, अरावली क्षेत्र में। तो ये जो अजमेर की अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां पश्चिमी राजस्थान से आने वाली जो हवाएं या विंड्स जो होते हैं उनके लिए बैरियर का काम करती हैं। और इन पहाड़ियों के बीच में आने वाली विंड्स के द्वारा सोइल को डिपॉजिट किया जाता है, और सोइल के डिपोजिशन से यहाँ ड्यून्स बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप। जैसे कभी आप पुष्कर की ओर जाओगे तो पुष्कर में जैसे ही हम एंट्री करते हैं और पुष्कर लेक की तरफ चलते हैं, तो उससे पहले रेत के टीले आते हैं।
तो रेत के टीले जहाँ पे मेला आयोजित होते हैं, और उसके जैसे ही हम आगे की ओर जाएंगे तो पुष्कर बेसिन आ जाएगा, झील आ जाएगी अपनी, जिसके पास में बहुत सारे टेम्पल आते हैं। तो इसका मीनिंग पुष्कर के निकट जाते हैं तो उसके पास में जो रेत के टीले अपने को दिखाई देते हैं वो होते हैं अवरोधी बालू के स्तूप। तो अवरोध किसका? माउंटेन्स का, यानी पर्वत या पहाड़ियों का अवरोध है, उससे बने होते हैं। तो अरावली क्षेत्र में इन पहाड़ियों के अवरोध से बने हुए बालू के स्तूपों को क्या कहा जाता है? अवरोधी बालू के स्तूप। जो मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक है? पुष्कर। तो वैसे अपने अजमेर नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है, अजमेर गैर मरुस्थलीय जिला है, लेकिन उसके जो पुष्कर तक अपने रेत के टीले बने होते हैं। तो ड्यून्स तो आपको अरावली के इधर भी मिल जाएंगे, ईस्ट में भी मिलेंगे, लेकिन बहुत कम होते हैं, कोई अपवाद स्वरूप होते हैं। बाकी ड्यून्स का एरिया मोस्टली कौन सा होता है? डेजर्ट एरिया होता है। और डेजर्ट में भी मोस्टली एरिड डेजर्ट। क्या सेमी एरिड डेजर्ट में ड्यून्स नहीं होते? अर्ध शुष्क मरुस्थल में भी होते हैं रेत के टीले। जैसे शेखावाटी अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल में ही आता है, लेकिन उधर भी ड्यून्स है, बरखान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं शेखावाटी में। तो इसमें डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिखिएगा। अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से बने हुए बालू का स्तूप। अवरोध से निर्मित बालू का स्तूप। अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से निर्मित बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलाता है। इसमें लिखे दो सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड बाय बैरियर्स ऑफ अरावली हिल्स। अरावली पहाड़ियों के अवरोध से निर्मित बालू का स्तूप, या वे बालू का स्तूप जो अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से निर्मित होते हैं। मीनिंग है कि अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से निर्मित बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। दो सैंड ड्यून्स which are formed by barrier of Aravali Hills। अरावली की पहाड़ियों के अवरोध से निर्मित बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। Those sand dunes which are formed by barrier of Aravali Hills are known as barrier sand dunes which are formed by barrier of Aravali Hills Aravali Hills are known as या are called barrier sand dunes। राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होते हैं ये? तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, राजस्थान में अवरोधी बालू का स्तूप सर्वाधिक पुष्कर में पाए जाते हैं। इन राजस्थान स्टेट बैरियर सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड इन पुष्कर, ब्रैकेट में आगे लिख देना जैसलमेर, सॉरी अजमेर। राजस्थान में अवरोधी बालू का स्तूप सर्वाधिक पुष्कर, ब्रैकेट में अजमेर में पाए जाते हैं। बैरियर सैंड ड्यून्स इन राजस्थान स्टेट बैरियर सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड इन पुष्कर, ब्रैकेट में अजमेर। तो ये अजमेर वाले रीजन में होते हैं। तो पुष्कर में पाए जाने वाले प्रमुख बालू का टीले कौन से हैं?
अवरोधी बालू का स्तूप, बैरियर सैंड ड्यून्स, श्री गंगानगर सूरतगढ़ में मिलने वाले तारानुमा बालू का स्तूप, चूरू के भालेरी गांव में पाए जाने वाले बरखान बालू का स्तूप। तो कुछ एक ड्यून्स में क्या होता है, साइट या स्थान काफी प्रसिद्ध होते हैं, तो उनके साइट या स्थान को याद रखिएगा। जैसे स्थान मैंने 3-4 बालू का स्तूप, बाकियों में जिले लिखवाए मैंने, कुछ एक में मैंने लोकेशन या साइट लिखवाई है। जैसे ये वाला जो श्री गंगानगर वाला अपना तारानुमा, लेकिन तारानुमा जैसलमेर में अधिक होता है, लेकिन गंगानगर की किस साइड में होता है, सूरतगढ़। जैसे चूरू के अंदर बरखान अधिक होते हैं, लेकिन मोस्टली पाए जाते हैं उसके भालेरी विलेज में, तो भालेरी गांव प्रसिद्ध होता है। अब जैसे अवरोधी बालू का स्तूप रावली के और भी एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य प्रसिद्ध कौन है, पुष्कर। तो पुष्कर के निकट के जो रेत के टीले होते हैं वो मुख्यतः इसी प्रकार के पहाड़ियों के अवरोध से मिट्टी, इसका मीनिंग कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता उसमें, जैसा पहाड़ियों का आकार है उसी शेप में मिट्टी जमा होती है। जैसे पहाड़ियां इस तरीके से बिल्कुल सीधी हैं, तो इस तरीके से मिट्टी सीधी जमी हुई है। जिसमें पहाड़ियां थोड़ी कर्व के रूप में आ जाती हैं, जैसे इस तरीके से हैं, तो मिट्टी का जमाव इस तरीके से हुआ है, वहां रेत के टीले इस तरीके से मिलेंगे आपको। तो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता इसमें, तो इसलिए सामान्य सीधा लिखते हैं कि पहाड़ियों के अवरोध के कारण बनने वाले रेत के टीले को अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये पार्ट अपना जो एरिड डेजर्ट का सेकंड पार्ट, क्योंकि एरिड डेजर्ट में दो ही पार्ट थे, एक तो विदाउट सैंड ड्यून बालू का स्तूप मुक्त एरिया जो कि एक छोटा हिस्सा होता है 41.5% एरिया, जबकि दूसरा पार्ट होता है विद सैंड ड्यून एरिया बालू का स्तूप युक्त एरिया। बालू का स्तूप युक्त एरिया एरिड डेजर्ट का कितना हिस्सा होता है, 58.5%। तो ये अपना एरिड डेजर्ट या राठी रीजन कंप्लीट हो गया। ये वाला पार्ट डेजर्ट का एक हिस्सा, जिसमें सेकंड वाला ज्यादा बड़ा था। जब मैंने लिखवाए थे उस टाइम बताया भी था कि इसमें से हमादा जैसा क्वेश्चन 15th वर्ड में निकाला जा सकता है। जहाँ हमादा लिखवाया था, हमादा को अंडरलाइन करवाया था मैंने कि हमादा से क्वेश्चन है बन सकता है, लेकिन उसमें अपोजिट लिखना होता है अपने को कि हमादा क्या है। तो हमादा चट्टानी मरुस्थल या रॉकी डेजर्ट को कहा जाता है जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। फिर कुछ जिलों के या स्थानों के एग्जाम्पल लिखवाए थे। फिर नेक्स्ट है कि मीनिंग ऑफ सैंड ड्यून्स क्या है और उसके टाइप्स ऑफ ड्यून्स बताइए। वहां मैंने लिखवाया था 50 वर्ड्स, कि ये जो क्वेश्चन है 50 वर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है, कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सैंड ड्यून एंड मेजर टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान के प्रमुख बालूका स्तूपों के प्रकार और बालूका स्तूप का मीनिंग बताइए। तो प्रकार में आपको ये सारे नहीं लिखने होते, एग्जाम में कम से कम 4 से 5 आपको याद होने चाहिए ताकि इजीली उनके बारे में आप लिख पाओ। तो एक तो सबसे पहले सैंड ड्यून्स के बारे में पूछे आपसे एग्जाम में, तो एक तो सैंड ड्यून्स की डेफिनेशन लिख देनी है 2 या 3 लाइनों में जो भी है, और फिर बाद में एक लाइन लिख देनी है कि राजस्थान में बालूका स्तूप सर्वाधिक किस जिले में है, जैसलमेर। ऑल टाइप वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम कहाँ पर है वो लिख दो। फिर जैसे 4-5 आपको, क्योंकि इसमें लाइनें बहुत कम होती हैं, बरखान, तो इसमें लिख दीजिए क्रिश्चियन सेव सैंड ड्यून, यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जैसे ही सब लिखा है उसके ब्रैकेट में इस तरीके से छोटा सा डायग्राम जिसमें विंड डायरेक्शन को इंडिकेट करते हुए और इस प्रकार से रेत के टीले को बना दीजिए, और इसके आगे लिख दो सर्वाधिक शेखावाटी, क्योंकि ज्यादा आप लिख नहीं पाओगे इनमें। तो आपको कीवर्ड्स ही यूज करने हैं यहाँ। जैसे बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी। जैसे दूसरा है जिसमें अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ में आप कीवर्ड यूज कर पाओगे राइट एंगल सैंड ड्यून्स, समकोण वाले बालू का स्तूप। फिर आगे की सर्वाधिक बीकानेर, या कोई एक आधा जिला और लिख सकते हो, क्योंकि 7-8 शब्दों से ज्यादा लिख नहीं पाओगे एक लाइन के अंदर। तो इस तरीके से शॉर्ट में आपको 4-5 बालू का स्तूप कम से कम लिख के आने, क्योंकि 50 वर्ड में कम से कम 5 लिखने होते हैं। तो जरूरी नहीं है सारे लिखवाएं, वो ये लिखवाएं या तो आपके 100 वर्ड से भी ज्यादा है। तो इसका मीनिंग अपने को इसको आंसर को थोड़ा समराइज करके लिखना पड़ेगा, वरना कई बार क्या होता है हम बरखानी लिख रहे होते हैं 50 शब्द वाले में, लास्ट में एक लाइन बचती है, तब लिखते हैं राजस्थान में अन्य बालू का स्तूप ये भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं लिखना, आंसर में बैलेंस लिखना आपको, यानी इन टाइप्स के बारे में एक एक लाइन में कम से कम 4-5 टाइप बता के आओ। और फिर भी लाइन अगर बची हुई है तो लास्ट में 1-2 लाइन में लिख दो अन्य बालू का स्तूप के प्रकार ये, यानी कुछ और भी अगर आपको याद हो तो लास्ट में एक लाइन में लिख दीजिएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बात करेंगे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, उनका आप क्वेश्चन आंसर वाली एक कॉपी में अलग से लिखते रहा करो, इस कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि इस कॉपी में लिखोगे तो नोट्स यानी थ्योरेटिकल पार्ट और क्वेश्चन दोनों मिक्स हो जाएंगे फिर, और वो क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी आपके तब काम आएगी
10, 20 या 30 तारीख को, इसी डेट को होते हैं क्या टेस्ट आपके? और जिस दिन आपको ये कहा जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आज, यानी व्याख्या वाला टेस्ट, जिसमें आपको राइट टिक नहीं करके आना है, ओएमआर सीट नहीं भरनी है, तो डिस्क्रिप्टिव वाला टेस्ट जैसे ही हम सुनते हैं तो बुखार आता है पहले तो, कि याद नहीं होता उसमें। क्योंकि दूसरे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें तो क्या होता है, सिर्फ टिक करके आना होता है, गोला भर के आना होता है। नहीं भी आता तो इधर उधर सोच के वापस हाँ सी भर देते हैं। फिर पड़ोसी की तरफ यूँ देख लेते हैं कि तेरा क्या चल रहा है, अच्छा ठीक है बी है तो बी भर देते हैं। नहीं आ रहा तो 4 में डी भर देते हैं। ये 4 में तो एक तो ठीक होगा, लेकिन आजकल एग्जामिनर भी चालाक, जैसे कई बार होता है ना कि क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में ए आंसर चल रहा होता है, लास्ट में आते आते तो अपने को भी शक हो जाता है कि ए थोड़ी ना हो सकता है इतना कंटिन्यूस ए सही आंसर आ रहा है वैसे, लेकिन 2 या 3 भरने के बाद आपको लगता है नहीं नहीं इसमें तो ए नहीं करेंगे, एक में तो अपन दूसरा करेंगे, सी करते हैं। तो कई बार तो आपको खुद को भी लगने लग जाता है। तो अगर ए 10 में आ रहा है तो 10 में भरो ना पे, आपको लगना चाहिए सही है, तो वह वास्तव में सही निकलेगा वो। लेकिन कई बार मन ही नहीं करता है कि कंटिन्यूस ऐसे आने के बाद में या तो बी सी डी पे निकल जाते हैं अपन। तो ऐसा ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ भी होता था। तो ये होगा ही होगा आपके सिली मिस्टेक एग्जाम में, 150 क्वेश्चन में से 4-5 तो आपके ऐसे जाएंगे, 100 क्वेश्चन में से ही जाते होंगे। अभी तक पेपर हुआ है क्या आप लोगों का? पेपर्स हुए हैं अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप? अच्छा कल ही हुआ है ना? कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 100 क्वेश्चन। उसमें क्या लगता है सिली मिस्टेक कितने क्वेश्चन में होती है? वही जो सिली मिस्टेक का मीनिंग अपने को पता है कि एग्जाम देते टाइम नहीं पता है, पेपर देते ही तुरंत पता होता है, यानी एग्जाम हॉल से निकलते ही पता होता है कि हाँ ये गलत हो गया। तो ऐसी सिली मिस्टेक हालांकि कईयों से तो खूब होती हैं, और उस खूब को कम करने का प्रयास ये होता है क्लासरूम वाले टेस्ट है, ताकि एग्जाम में वो सिली मिस्टेक जो कहते हैं ना ओ सिट, चुक गया या चुक गई, ये शब्द जो निकलते हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए निकलते हैं। तो 150 में से मेरे हिसाब से 4 से 5 ये सामान्य बातें हैं, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कितनी प्रैक्टिस की हुई हो, यहाँ तक गलतियां होती होती, जिसमें ये सोच रहा होता है शायद ये 2 हैं, फिर पता चलता है तीसरा स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ा, तीसरा भी ठीक था, तो वो सिली मिस्टेक में ही काउंट होगा, क्योंकि उसको ऐसा नहीं था क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आ रहा था वो। तो ये गलतियां तो मेरे हिसाब से आप 100 क्वेश्चन में ही कर देते हो इतनी, तो 150 में ये होना सामान्य सी बात है। और ये मत सोचो कि ये आपसे हुई हैं, ये पूरे जग से हुई हैं। तो इसका मीनिंग ये गलतियां हैं, ये सबसे होती है। आप कई बार कहते हो ना कि मेरे ये गलती से 4 गलत हो गए, अगर ये ठीक होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब आप ये सोचो सबके ठीक होते तो फिर भी नहीं होता, मेरिट ऊपर चली जाती फिर। भाई आप अपने ही ठीक करो, औरों के भी ठीक करो फिर। अब ये जो इन डेट में जो आपके जो एग्जाम होते हैं, अब उस दिन आप फिर नोट्स वाली कॉपी मत पढ़ के जाओ, क्योंकि नोट्स वाली कॉपी में तो छोटे मोटे फैक्ट सब कुछ है। मैंने जगह जगह आपको लिखवा भी रहा हूँ कि सिर्फ प्रीलिम्स का मैटर है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव के लिए मत पढ़ो आप। जो सिर्फ मेंस में आने लायक, जैसे अभी मैंने लिखा है 15 शब्द में, ये 50 शब्द में, तो आप पूरे चैप्टर को ही ऐसे 15-50 शब्द में, और कोई बड़ा क्वेश्चन बन रहा है 100 वर्ड्स में, पूरे चैप्टर को ही वैसे लिख लो। तो एग्जामिनर जिस चीज को सोचे उसको आप पहले ही लिख के रखो ना, और पहले ही लिख के रखोगे तो उसको पढ़ना है, और मंडे वाले टेस्ट में एज इट इज लिख के आ जाना है। तो इसका मीनिंग आपको एग्जाम में फॉर्मेट आपने ऑलरेडी अपने माइंड में पहले से ही बना रखे हैं। आपको डर क्यों लगता है? आपको लगता है क्या पता क्या पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे वो आपने लिख रखा है पहले से। तो इसका मीनिंग है कि मंडे वाला टेस्ट फिर आप इजीली फेस कर सकते हो। तो ये प्रयास करो, और इसमें आप लास्ट में ये भी देखोगे, जैसे नोट्स वाली कॉपी तो अपनी लगभग 200-250 पेजेस जाएंगे इसमें, लेकिन क्वेश्चन आंसर वाली जो कॉपी आप लिखोगे वो 200-250 की बजाय वो लगभग 100 से 150 के बीच में ही रहेंगे। और फिर क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद एक तीसरी कॉपी, जिसमें आप अपने नोट्स को, क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी को जब 2, 3 या 4 बार जब पढ़ चुके हो, उसके बाद में इन नोट्सों को 20-25 पेज में समराइज कर लो कि हर चैप्टर में मुख्यतः मेन पॉइंट क्या क्या है। अब जैसे कोई हेडिंग है तो हेडिंग में मेन मेन पॉइंट्स क्या थे वो सारे लिख लो। हालांकि कई बार रिपीट करोगे तो उन पॉइंट्स को देखते उनकी अंदर की थ्योरी आपको अपने आप ही याद आएगी। किसी में याद नहीं आ रही है, बार बार बोल रहे हो, उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर लो, थोड़ा और डिटेल्स में लिख लो, तो लगभग 30 से 40 पेज में लास्ट में ज्योग्राफी आ जाएगी, मैक्सिमम 50 पेज में।
तो इसका मीनिंग जो 250 या 300 पेज का जो मैटर है वो लास्ट में आप लगभग 1/5 में या 1/6 पोर्शन में ले आते हो आप, यानी इतना समराइज कर देते हो। और इतना समराइज कर देते हो और लास्ट में 50 पेज, और 50 पेज को पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर ठीक से आपका सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो। या पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई बार रिवीजन कर रखा है, आपके रूममेट होंगे, आसपास लाइब्रेरी में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ होंगे, उनसे पूछिएगा कि ऐसे समराइज नोट्स तैयार कर रखे हैं क्या, और किसी ने कर रखे हैं तो फिर उससे पूछना कितना टाइम लगता है। वो टाइम पीरियड यही बताएगा कि 2 से 3 घंटे में पूरा कवर हो जाता है। क्योंकि कई पोर्शन तो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के जो पार्ट होते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो आपकी क्या पढ़ने की इच्छा ज़्यादा होती है, और उस टाइम आप कंटिन्यूस पढ़ रहे होते हो, और क्या होता है कि कम मैटर होता है, बार बार रिवीजन भी कर रहे होते हैं आप पहले वाले का। तो हमेशा सब्जेक्ट के स्टार्टिंग चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके कई बार रिवीजन होने के कारण वो सबसे बढ़िया याद होते हैं आपको, समस्या आगे होती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले का बर्डन फिर अपन महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पीछे वाले जो आप कई बार रिवीजन कर चुके हो वो बार बार मत पढ़ा करो। फिर जब भी आपकी पढ़ने की इच्छा हो ठीक से, उस दिन वो टॉपिक पढ़ा करो जो आपका कम पढ़ा हुआ हो। क्योंकि उस दिन ठीक से इच्छा हुई है तो हो सकता है आप मन से बैठे हो, और मन से बैठे हो तो इसका मीनिंग वो टॉपिक याद कर सकते हो जो थोड़ा टफ होता है, और उसमें अपन अपनी एनर्जी उसी में ही लगा देते हैं। जो आपने 10 बार पढ़ रखा था उसी को 11वीं बार पढ़ लेते हो, और वो जल्दी पढ़ के जोश में आ जाते हो कि यस आधे घंटे में मैंने 50 पेज पढ़ डाले। अब क्या पता इस स्पीड से पढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, किताब फाड़ दोगे। तो अब इसका सेकंड पार्ट है अनुप्रस्थ बाल, सॉरी, अर्ध शुष्क मरुस्थल, सेमेरी डेजर्ट। अर्ध शुष्क मरुस्थल को एक टाइटल और दिया था अपन ने, बांगड़ प्रदेश या बांगड़ रीजन। इसमें लिखे सेमेरी डेजर्ट और बांगड़ रीजन। इसमें लिखे सेमेरी डेजर्ट और बांगड़ रीजन। अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश। अरावली के ऊपर एवरेज कितनी वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर। राजस्थान या पश्चिम में जो एरी डेजर्ट होता है उस एरी डेजर्ट में मैक्सिमम स्केल कितना है वर्षा का? 25 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट है ये एरी डेजर्ट का पार्ट, यानी शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ डेफिनेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो रेनफॉल स्केल के अकॉर्डिंग कि 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वाले भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। या 25 सेंटीमीटर के बजाय आप इसमें यह ज्योग्राफिकल एरिया भी यूज कर सकते हो कि एरिड डेजर्ट, और सामने 50 सेंटीमीटर का मीनिंग अरावली। तो एरिड डेजर्ट और अरावली के बीच वाले भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश, या अरावली के पश्चिम के क्षेत्र को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश, या एरिड डेजर्ट के ईस्ट वाले पार्ट को बांगड़ प्रदेश। तो डेफिनेशन इसकी बहुत सारी है, हालांकि हम इन दोनों दोनों के अकॉर्डिंग लिखते हैं। एरिड डेजर्ट लिख के उसके आगे ब्रैकेट में स्केल क्या यूज करते हैं? 25 सेंटीमीटर। और अरावली लिख के उसके आगे ब्रैकेट में यूज क्या करते हैं? 50 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, फिजिकल डिवीजन पार्ट है वो भी शामिल हो जाएंगे, और वर्षा की मात्रा भी शामिल हो जाएगी। तो इसमें लिखेगा डायग्राम बना के उसके बाद डेफिनेशन लिखेगा।
ये बीच वाला जो सेमी एरिड डेजर्ट है, इसके बारे में लिखना है कि शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। ए फिजिकल डिवीजन, a physical division which is located between arid desert, a physical division which is located between arid desert क्या है ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर and Aravali region, a physical division which is located between arid desert ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर and Aravali region ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर is known as या is called सेमेरिड डेजर्ट और बांगड़ रीजन। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर एवं अरावली ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। ए फिजिकल डिवीजन विच इज लोकेटेड बिटवीन या विच इज लाइज बिटवीन एरिड डेजर्ट ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर एंड अरावली रीजन ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर एंड अरावली रीजन ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर is known as या is called semi-arid desert or Bangad region. A physical division which is located between arid desert 25 centimeter and Aravali region bracket में 50 centimeter is known as semi-arid desert or Bangad region. तो पहले वाले में भी हमने रेनफॉल स्केल के अकॉर्डिंग ही लिखा था 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को एरिड डेजर्ट कहा जाता है। इस बार डबल लिखा है उसका 25 से 50 या एरिड डेजर्ट और अरावली के मध्य स्थित। अब जैसे एरिड डेजर्ट को हमने डिवाइड किया था उसमें कितने भाग किए थे, सेमी एरिड में उसके डबल होंगे। जैसे सेमी एरिड में वर्षा की मात्रा भी डबल होती है और इसके भाग भी कितने होते हैं, डबल होंगे, 4 होंगे। तो इसमें सेमी एरिड में नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखे इसमें स्टडी अध्ययन, अध्ययन वाले पार्ट में लिखो अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा जाता, पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें स्टडी में लिखे डेफिनेशन के बाद में स्टडी अध्ययन में अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू सेमी-एरिड डेजर्ट again divides into 4 parts या 4 divisions. According to study point of view, semi-arid desert again divides into 4 parts या divisions. अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। जिसमें 4 भाग कौन कौन से होंगे, नाम लिखने हैं अपने को। जैसे भी आपको ये बताया कि ये जो एरिड डेजर्ट है उस एरिड डेजर्ट के ईस्ट का पार्ट होता है, अरावली के वेस्ट का पार्ट होता है। तो इसमें एक तो अजमेर से जस्ट नीचे की ओर नदी आती है, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया लूनी बेसिन। एक राजस्थान के नॉर्थ में रिवर बेसिन आता है घग्गर बेसिन, घग्गर के नीचे वाला एरिया होता है शेखावाटी और शेखावाटी के नीचे होता है नागौर। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, शेखावाटी और नागौर। शेखावाटी में क्या है, एक अंतः प्रवाही नदी है जिसको हम कहते हैं कांतली, तो इस कारण इसको शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन कहा जाता है। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, अंतः प्रवाह किसके कारण, कांतली के कारण। तो ये कांतली अपने आप में इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट मानी जाती है। इस कारण शेखावाटी में टाइटल यूज होता है अंतः प्रवाह। तो शेखावाटी अंतः प्रवाह। नागौर अपने आसपास का ज्योग्राफिकल एरिया उससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है,
उसको कहते हैं नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि। तो इसमें उच्च भूमि शेखावाटी में अंतः प्रवाह इनलैंड, इन नदी बहते बहते धरातल में समाप्त होती है, वो इनलैंड है। और जो अपने निकटतम धरातल से थोड़ा ऊंचा है वो अपलैंड है। तो नागौरी अपलैंड, शेखावाटी इनलैंड, घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन। तो दो में नदियों के नाम यूज होते हैं, दो में एरियाज के नाम यूज होते हैं। नदी कौन सी हो गई? लूनी और घग्गर। और एरिया क्षेत्र के नाम किस में यूज हो रहे हैं? शेखावाटी और नागौर। नागौर में नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी में शेखावाटी अंतः प्रवाह भूमि या इनलैंड ड्रेनेज रीजन। तो चार भाग कौन से समझ में आ गए? दो नदियों के नाम से हैं और दो एरियाज के नाम से, स्थानों के नाम से। तो इसमें लूनी की तरफ से पढ़ रहे होते हैं अपन, पहले लूनी, तो ये लूनी बेसिन। लूनी के जस्ट ऊपर होता है नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि। फिर नागौर से ऊपर की तरफ होता है शेखावाटी। शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, सॉरी शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन। शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज का मीनिंग है अंतः प्रवाह। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, अंतः प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन। और राजस्थान के नॉर्थ में कौन सा बेसिन है? उत्तर में घग्गर। तो उसमें फर्स्ट और लास्ट तो नदियों के नाम से लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन, बाकी बीच में दो एरिया के नाम है, एक नागौरी अपलैंड है और एक शेखावाटी इनलैंड। तो एक उच्च भूमि के रूप में और एक अंतः प्रवाह भूमि के रूप में। अब इन चारों में से फर्स्ट स्टार्ट करना है अपने को लूनी। अब जैसे एरिड डेजर्ट में हमने जो डिवाइड किया था, तो एरिड वाले में जो पार्ट है वो डिवाइडेशन था ड्यून्स के अकॉर्डिंग। वो डिवाइडेशन किसके अकॉर्डिंग था? ड्यून्स के अकॉर्डिंग। या तो ड्यून्स थे या फिर नहीं थे। तो हम कह रहे थे विदाउट सैंड ड्यून या विद सैंड ड्यून। और ये मुख्यतः ज्योग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग। ज्योग्राफिकल एरिया में जैसे लोनी का एरिया तो उसकी विशेषता अलग है, गगर है तो उसके करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं थोड़ी अलग है, शेखावाटी के अलग है और नागौर के अलग है। अब इनके वो विशेषताएं और ज्योग्राफिकल एरिया या जिले कौन कौन से हैं वो इसमें मेंशन करेंगे अपन। तो फर्स्ट हेडिंग में लीजिए पहले लोनी बेसिन, चारों लिखने के बाद में। लोनी बेसिन का जो एरिया होता है राजस्थान में, वो अरावली के पश्चिम में, हालांकि कई जिले आते हैं इसमें नागौर भी शामिल होता है, लेकिन नागौर को तो हमने अलग से लिया हुआ है, नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि के रूप में। तो ये वाला जो पार्ट है अपना लोनी बेसिन वाला पार्ट, तो ये लोनी बेसिन मुख्यतः एक तो अपना पाली डिस्ट्रिक्ट जो नया संभाग बना था, पाली संभाग अलग किससे हुआ था? जोधपुर से। हालांकि बाद में वापस समाप्त कर दिया गया था इसका डिवीजन का दर्जा। तो एक तो इसमें कुछ जोधपुर का हिस्सा होता है लोनी बेसिन में, पाली, पाली के नीचे वाले जो जिले हैं जैसे बाड़मेर, बाड़मेर से नीचे की ओर चलोगे तो जालोर, सिरोही की ओर से भी कुछ नदियां जो लूनी में आके मिलती हैं, तो आंशिक सिरोही को भी हम शामिल कर लेते हैं। बाकी देखा जाए तो सिरोही लूनी बेसिन का पार्ट होता है, डेजर्ट का पार्ट नहीं होता है। तो इसका मीनिंग है कि सिरोही को आप इसमें काउंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और लेकिन जो लूनी का जो मैदानी भाग है डेजर्ट में, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको शामिल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और शामिल करते हैं तो भी गलत नहीं है, आंशिक पार्ट शामिल होता है। बाकी मेन सिरोही पार्ट किसका होता है? अरावली का, नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में अकाउंट होता है सिरोही। तो इसमें मुख्य जिले तो होते हैं जोधपुर, पाली,
देन बाड़मेर और जालोर। और इन क्षेत्रों के आसपास जैसे आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो इस क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है जिसको नाम दिया जाता है गोडवाड़ी। नाम क्या होता है? गोडवाड़ी। जो आपको पहले लिखवाया था वो अलग है, वो गोंडवाना लैंड है। वो पेंजिया का सदर्न पार्ट होता है जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, और अपर पार्ट होता है जिसको हम अंगारा लैंड कहते हैं, ऊपर वाला भाग। तो वो अलग है गोंडवाना लैंड, ये है गोडवाड़ी। तो ये अपना जो लूणी बेसिन वाला जो एरिया है उसको गोडवाड़ का बेसिन भी कहा जाता है। गोडवाड़ी बोली के आधार पे इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? गोडवाड़ बेसिन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस रिवर बेसिन को गोडवाड़ बेसिन कहते हैं। जैसे चंबल है, चंबल की विशेषता होती है वो गड्ढे ज्यादा बनाती है, तो उसके एरिया को हम कहते हैं बीहड़ बेसिन या बीहड़ एरिया। तो राजस्थान में बीहड़ बेसिन या बीहड़ एरिया के लिए चंबल प्रसिद्ध, राजस्थान में गोडवाड़ बेसिन के रूप में लूणी प्रसिद्ध है, राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी। बाकी घग्गर भी अंतः प्रवाही नदी है, लेकिन ये शब्द मुख्यतः शेखावाटी में ज्यादा यूज होता है। तो इसमें लूणी बेसिन में एक लाइन में लिखेगा। लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, गोडवाड़ी बोली के आधार पे कहा जाता है। जैसे जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं जयपुर को, और यहाँ की बोली को ढूंढाड़ी। लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। लूणी बेसिन लूणी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन। लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। तो गोडवाड़ शब्द जो लिखा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार राजस्थान में, विच इज एक्सटेंट इन राजस्थान, इन जोधपुर, पाली, बाड़मेर एंड जालोर। जिसका विस्तार राजस्थान में जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बाड़मेर के साथ बालोतरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आगे आलंगे नदी पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। जिसका विस्तार राजस्थान में जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा एवं जालोर में। तो एक बालोतरा भी ऐड कर देना, क्योंकि बालोतरा वाले एरिया से बहती है मुख्य। जो राजस्थान में मुख्यतः जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा एवं जालोर में स्थित, जालोर में विस्तृत है, जालोर में स्थित। विच इज एक्सटेंड इन राजस्थान, इन जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा एंड जालोर। तो ये तो इसका सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया बताया, इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो लूनी अपने जिस एरिया में बहती है, एक तो उस एरिया में हेलोफाइट प्लांट अधिक होते हैं, क्योंकि बालोतरा तक जाते जाते जमीन के अंदर सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये बहते बहते नदी खुद किस प्रकार के नेचर में आ जाती है? सेलाइन रिवर में आ जाती है। यानी बालोतरा तक पानी मीठा होता है, उसके बाद इसका पानी खारा होता है, इसी कारण इसको लूणी कहते हैं। तो लूणी नदी में मिलने वाली वेजिटेशन भी किस प्रकार की होगी? सेलाइन, लवणीय वनस्पति, यानी हेलोफाइट प्लांट्स। तो इसमें जो जालोर के बाद में या बालोतरा बाड़मेर के बाद में इसमें जो प्लांट होते हैं वो हेलोफाइट टाइप, जैसे मरुस्थल में होते हैं उसको कहते हैं जीरोफाइट, और जो पानी में होते हैं इसको कहते हैं हाइड्रोफाइट, और जो लवणीय पादप होते हैं, नमकीन पानी में होते हैं, उनको कहा जाता है हेलोफाइट प्लांट। तो इसमें लवणोद्भिद पादप अधिक पाए जाते हैं बालोतरा के पास में। फिर इसमें एक रण और दलदली क्षेत्र बनता है, जैसे गुजरात में बनता है ना रण ऑफ कच्छ, तो ऐसा हमारे जालोर में बनता है नेहड़ का रण। वो नेहड़ का रण किसका पार्ट है? लूणी का। तो ये लूणी की एक दो विशेषताएं हैं, एक तो इसमें नेहड़ का रण और एक इसमें लवणीय पादप हेलोफाइट, वो विशेषताएं कल लिखवाएंगे आप।